नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए संस्करण में। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में राजस्थान के विभिन्न श महान शासकों के जीवन वृत्तांत के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन वृत्तांत की चर्चा करेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसे भी एक राजस्थानी होने के नाते हमें उनके जीवन वृत्तांत के विषय में जानना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही वीर योद्धा की ये जीवन कहानी। शुरुआत करते हैं हम महाराणा सांगा से। महाराणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे, उनकी मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर क्रमशः रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर आदि शासक बने। इन तीनों के राजत्व काल में राणा कुंभा एवं राणा सांगा द्वारा स्थापित परंपराएं लगभग समाप्त हो चुकी थी। 1537 में मेवाड़ के कुछ निष्ठावान सरदारों ने मिलकर राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मेवाड़ का राणा घोषित किया। राणा उदय सिंह के शासन काल में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की, किंतु उदय सिंह ने पहाड़ियों की शरण में जाकर मुगलों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखा। 1572 में उनका स्वर्गवास हो गया। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ। उनकी माता पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई थी। राणा उदय सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपनी प्रिय भटियानी रानी के कहने पर उसके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राज्याधिकारी बना दिया था, जबकि मेवाड़ के सरदार प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाना चाहते थे। इसीलिए गोगुंदा में 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप को मेवाड़ी सामंतों सरदारों ने मेवाड़ का शासक घोषित किया और राज्याभिषेक कर दिया। प्रताप मेवाड़ के महाराणा प्रताप बन गए और जगमाल रूठकर अकबर की शरण में चले गए। महाराणा प्रताप के यदि बाल्यकाल की बात करें तो प्रताप ने बाल्यावस्था में अपने पिता के साथ मेवाड़ के पर्वतीय एवं अन्य प्रदेशों में निवास करने वाली वनवासी जातियों की बस्ती में काफी समय बिताया था। वनवासी जातियों की ये बस्ती प्रताप को प्यार से कीका कहकर पुकारती थी। कीका का अर्थ होता है छोटा बालक। महाराणा प्रताप ने 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक होने के पश्चात कुंभलनेर जाकर मेवाड़ का सिंहासन ग्रहण किया। राणा प्रताप ने राज सिंहासन ग्रहण करते ही शपथ ली कि जब तक वह चित्तौड़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करवा लेते, तब तक वह न तो थाली में रोटी खाएगा और न ही बिस्तर पर लेटेगा। राणा ने आजीवन इस शपथ का पालन किया। मेवाड़ का शासन राणा के लिए कांटों की सेज की तरह प्रमाणित हुआ। शासन ग्रहण करते समय उनके सामने अनेक समस्याएं थी। पहली समस्या, मुगल शासक अकबर मेवाड़ पर नजर गड़ाए बैठा था। उसकी इस राज्य पर अधिकार करने की तीव्र अभिलाषा थी। उसे मेवाड़ की रक्षा करना प्रमुख कर्तव्य बन गया था प्रताप के लिए। दूसरा, दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसे ठीक करना था। तीसरा, चित्तौड़, मांडलगढ़, बदनौर, बागोर, जहाजपुर और रायला आदि परगनों पर मुगलों का अधिकार था। उनको इन क्षेत्रों से खदेड़ना था। और अंतिम और महत्वपूर्ण, सैन्य शक्ति की दृष्टि से अनेक मेवाड़ी सरदार विभिन्न युद्धों में मारे गए थे, अतः स्थिति कमजोर थी, जिसे पुनर्गठित करके मेवाड़ को शक्तिशाली राज्य बनाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक थी। इस प्रकार उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु प्रताप के सामने दो मार्ग ही थे। पहला कि वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियों में जुट जाए। दूसरा, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। महाराणा प्रताप ने सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठा के अनुकूल एवं प्रगाढ़ स्वतंत्रता प्रेम के चलते
उन्होंने इन कठिनाइयों का सामना करना उचित समझा और प्रथम मार्ग को चुना। तत्पश्चात प्रताप ने आत्मविश्वास के साथ मेवाड़ के स्वामी भक्त सरदारों एवं वनवासियों जो भील जाति के थे उनकी सहायता से शक्तिशाली सेना का गठन किया तथा उसने अपनी राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप का मेवाड़ के प्रति प्रगाढ़ स्वतंत्रता प्रेम उनके जीवन वृत्तांत में स्पष्ट दिखाई देता है। कुंभलगढ़ में आने के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वप्रथम मेवाड़ क्षेत्र में स्थित सभी गांवों बस्तियों में व्यापक जन जागरण का कार्य किया, क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों ने इन क्षेत्रों में जिस प्रकार की तबाही मचाई थी उससे यहाँ के निवासियों की आंखें पथरा गई थी। उनमें निराशा हताशा गहरे घाव कर चुकी थी। ऐसा अनायास ही नहीं हुआ था। उदय सिंह के शासनकाल में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लेने के पश्चात अपनी सेना को आदेश दिया था कि वो मेवाड़ में इस प्रकार तबाही मचा दे कि लोग कभी उठकर खड़े ही न हो सके। निर्दोष जनता को बेरहमी से कत्ल किया गया, आसपास के नगरों और गांवों को जलाकर राख कर दिया गया। मुगल सेना ने स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखने वालों की मानसिकता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। वे जिंदा लाश बन चुके थे, अतः अब इन शेष रहे नागरिकों को ही उठ खड़ा करने के लिए राणा का यह जन जागरण अभियान था। मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राणा जन सामान्य को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बता रहे थे तथा अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए कठोर जीवन जी रहे थे। राणा के व्यक्तिगत आदर्श जीवन से मेवाड़ की जनता अभिभूत हो रही थी और उनके साथ जुट भी रही थी। राणा के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए जन जागरण अभियान से मेवाड़ की जनता में जीने की ललक उत्पन्न हुई तथा एक नवीन उत्साह एवं साहस का संचार हुआ। वे सब महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए उठ खड़े हुए और संगठित होने लगे। अकबर भी इन सबसे अनभिज्ञ नहीं था। अकबर को प्रताप द्वारा मेवाड़ राज्य में उनकी सत्ता के विरुद्ध किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी मिलने लगी। मेवाड़ी सरदारों द्वारा उनके विरुद्ध संगठित होने के समाचार अकबर को चिंतित कर रहे थे, अतः उसने अपने एक दूत जलाल खां को प्रताप के पास भेजा। उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। तत्पश्चात 1573 में आमेर के शासक मान सिंह को भेजा गया प्रताप को मनाने के लिए कि वह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले। जून 1573 में मान सिंह और राणा प्रताप की मुलाकात हुई। प्रताप ने परंपरागत तरीके से मान सिंह का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात मान सिंह ने प्रताप को समझाया कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तथा उसके साथ चलकर अकबर के दरबार में उपस्थित हो, लेकिन प्रताप जैसे स्वतंत्रता प्रेमी स्वाभिमानी व्यक्ति के समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव रखना ही अर्थहीन था। राजस्थान के वीर रस प्रधान साहित्य के में प्रताप एवं मानसिंह की वार्ता को अलग अलग रंगों में चित्रित किया गया है। अमर काव्य वंशावली, राज रत्नाकर और रावल राणाजीरी बात आदि रचनाओं में कहा गया है कि मानसिंह प्रताप को विभिन्न प्रकार से समझा रहे थे कि वह अधीनता स्वीकार कर ले। दूसरी ओर प्रताप मानसिंह को समझा रहे थे कि विदेशी विधर्मी आतताई शासक की गुलामी त्याग कर हम सब राजपूत सरदारों का नेतृत्व करें, हमारे शासक बने, हम सब तुम्हारी अधीनता में रहना स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात संपूर्ण देश में तुम्हारे नेतृत्व में मुगलों को खदेड़ कर तुम्हारा ही शासन स्थापित करेंगे। इस प्रकार मानसिंह प्रताप को विदेशी सत्ता की अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास करता दिखाई देता है, तो दूसरी ओर राणा प्रताप उसे जातीय गौरव, मातृभूमि प्रेम, स्वतंत्रता की भावना आदि से मुगलों की अधीनता को त्यागने की सलाह देते हैं। दोनों का विषय एक दूसरे के पूर्णतया विपरीत था, अतः परिणाम क्या निकलता आपको भी पता है। अक्टूबर 1573 में अकबर ने भगवान दास को राणा प्रताप के पास भेजा, लेकिन वे भी खाली हाथ वापस लौट आए। दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया, परंतु प्रताप के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह दृढ़ निश्चय थे। अकबर किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता की स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था तथा प्रताप अपनी तथा अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प था। यही नहीं, वह संपूर्ण मेवाड़ के
मुगलों के आधिपत्य से मुक्त करवाने के प्रयास कर रहा था और ये प्रयास सफल भी हो जाते। राणा प्रताप मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कुछ भी करने को तत्पर था। इस हेतु वह मुगल अपहरण से पीड़ित राज्यों, अन्य राजपूत सरदारों तथा अफगानों से भी संपर्क स्थापित कर रहा था तथा आत्मीय व्यवहार से उसने अकबर के विरुद्ध मैत्री स्थापित कर करने का पूर्ण प्रयास किया। इस संदर्भ में उसने अकबर के शत्रु ग्वालियर के राजाओं, अफगानों तथा मारवाड़ के राव चंद्रसेन तथा सिरोही के सुल्तान के साथ मैत्रीय संबंध स्थापित किए। अकबर के विरोधियों का प्रताप द्वारा एक संघ बना लेना उसकी राजनीतिक कूटनीतिज्ञता का परिचायक है। राणा प्रताप का एकमात्र जीवन का उद्देश्य था मुगल सत्ता को उखाड़ फेंकना, इसलिए उसके प्रयत्न कार्य इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर थे। उसने मैदानी भागों को इस तरह साफ करवा दिया जिससे शत्रु पक्ष को किसी प्रकार की रसद सामग्री न मिल सके। भीलों के सरदार पूंजा को मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा का भार सौंपा गया, क्योंकि ये पर्वतीय प्रदेशों के बहुत अच्छे जानकार तथा वीर थे। मेवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ की किलेबंदी की गई। अपने राज्य की जनता, सरदार सभी को अपने अपने दायित्व के निर्वहन हेतु सजग किया गया। अब समय आ गया उस महान युद्ध के होने का जिसे हम इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। ये युद्ध 18 जून 1576 में हुआ। अकबर ने मेवाड़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए मानसिंह के सेनापतित्व में विशाल मुगल सेना भेजी। इसमें सेना नायक मीर बख्शी, आसिफ खां बख्शी, गाफी खां, शाह गाफी खां, मुजाहिद खां, राजा जगन्नाथ कछुआ आदि भी सम्मिलित थे। मानसिंह अजमेर से मांडलगढ़ होते हुए खमनौर पहुंचा। दूसरी ओर राणा प्रताप अपने सरदारों के साथ गोगुंदा पहुंचे। 18 जून 1576 को रणभेरी बज उठी। यह हल्दीघाटी युद्ध था। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। ये युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे के मुहाने से लेकर खमनौर गांव के मध्य वाले क्षेत्र में लड़ा गया। राणा प्रताप की सेना प्रतिशोध की ज्वाला से शत्रु सेना पर बिजली की तरह टूट पड़ी। मेवाड़ी सेना के इस भीषण प्रहार से मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई और वह इस प्रहार को झेल नहीं सकी और अग्रिम पंक्ति ध्वस्त हो गई। प्रताप का जोश बढ़ा। भीलों के वार से मुगल सेना पीछे भागने को विवश हो गई। तत्पश्चात मेवाड़ी सरदारों ने पीछे भागती मुगल सेना को छोड़ा नहीं और मुगल सेना के केंद्रीय भाग पर टूट पड़ी। मुगल सेना में आतंक साया छा गया और प्राण रक्षा के लिए लगभग 10 से 12 मील तक पीछे मुड़कर भागती रही तथा बनास नदी के तट पर जाकर रुकी। इस प्रकार युद्ध के प्रथम चरण में राणा प्रताप की विजय हुई। दूसरे चरण में युद्ध से भागते हुए सैनिकों को जोश दिलाने के लिए एक सैनिक जोर जोर से चिल्लाता हुआ आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत स्वयं आप पहुंचे हैं। भागते सैनिक वापस मुड़कर मेवाड़ी सैनिकों से लड़ने लगे। दोनों पक्षों के सैनिकों ने जी जान से युद्ध किया। राणा प्रताप और मानसिंह का भी आमना सामना हो गया। मानसिंह सौभाग्य से बच गया। जैसे ही मुगल सेना पुनः संगठित हो उसके पूर्व की ओर प्रताप ने अपनी सेना के दोनों भागों को एकत्रित कर पहाड़ की ओर रवाना कर दिया। मुगल सेना को वहीं व्यस्त रखने के लिए अपने सामंत झालाबिंदा को कुछ सेना के साथ युद्ध भूमि में रखा। झालाबिंदा युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु मुगल सेना में, जैसा कि बदायूनी ने लिखा है, कि प्रताप का पीछा करने का न तो साहस था और न ही शक्ति। उसी के अनुसार मुगलों को भय था कि प्रताप की सेना पहाड़ियों में घातक
हमला कर सकती है और वो घात लगाए बैठी है। अतः प्रताप का पीछा करने के बजाय गोगुंदा की ओर उन्होंने प्रस्थान करना ही उचित समझा, जहां मुगल सेना को भीलों ने बहुत अधिक परेशान किया। उनकी रसद सामग्री को वे लूट ले गए। राजधानी शोध, राज प्रशस्ति, राजविलास स्पष्ट रूप से राणा प्रताप की विजय का उल्लेख करते हैं। फारसी इतिहासकार मुगलों की विजय का उल्लेख करते हैं। वास्तविकता यह है कि अकबर मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था। वह अभिलाषा उसकी कभी पूरी नहीं हो सकी और उसने युद्ध इसलिए किया कि वह राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा अपने दरबार में देखना चाहता था। यह अभिलाषा भी उसकी पूर्ण नहीं हो पाई। बदायूं का कथन है कि मान सिंह की अकबर द्वारा दरबार में उपस्थित की मनाही व अन्य घटनाओं का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप का पल्ला भारी रहा। उसने मुगलों के अजय होने का भ्रम तोड़ दिया। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात मुगल सेना गोगुंदा पहुंच गई। सैनिक पूर्णतया थक चुके थे। राणा प्रताप एवं उनके सैनिकों का भय भी सताया जा रहा था। उसकी रसदी भील सैनिकों द्वारा लूट ली गई थी और कहीं से रसद सामग्री नहीं प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था भी महाराणा प्रताप ने पुख्ता कर दी। भयभीत, आतंकित तथा रसद के अभाव में मुगल सेना की बड़ी दुर्दशा हो रही थी। ऐसी स्थिति में राणा के छापामार सैनिक दस्ते मुगल सेना पर हावी हो रहे थे। अतः मुगल सेना भीलों से लुढ़कती छिपती लड़ती भिड़ती अजमेर पहुंची। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहा। ये युद्ध साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रादेशिक स्वतंत्रता का संघर्ष था। राणा प्रताप ने न तो अकबर को कोई चुनौती दी थी और न ही इस पर आक्रमण किया था, बल्कि अकबर ने उस पर अपनी सर्वोच्चता आरोपित करने के लिए युद्ध छेड़ा। ऐसी स्थिति में प्रताप द्वारा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ना अनिवार्य हो गया था। इस युद्ध से उसकी कीर्ति उज्जवल हो गई और हल्दीघाटी युद्ध क्षेत्र स्वाधीनता प्रेमियों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ को केंद्र बनाकर पुनः अपनी शक्ति को संगठित करने लगा तथा उसने गोकुंदा पर पुनः अधिकार कर लिया। तब अकबर ने राजा भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां को सेना सहित गोकुंदा भेजा तथा स्वयं भी सेना सहित गोकुंदा पहुंचा। मुगल सेना के पहुंचने पर राणा प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। अकबर ने राणा प्रताप का पीछा किया और उसका पता लगाया, लेकिन कई दिनों तक मोही गांव के पास डेरा डालने के पश्चात भी वह उन्हें ढूंढने में असफल रहा। अतः वह वहां से खाली हाथ ही लौट गया। अकबर के गोकुंदा से लौटने के बाद राणा ने मुगल सेना नायक मुजाहिदीन बेग को मारकर पुनः गोकुंदा पर अधिकार जमा लिया। अकबर ने क्रुद्ध होकर 15 अक्टूबर 1577 को शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। ये सेना राणा की राजधानी कुंभलगढ़ पर अधिकार करना चाहती थी, इसीलिए उसने कुंभलगढ़ की तलहटी में स्थित केलवाड़ा कस्बे पर अधिकार किया। तत्पश्चात कुंभलगढ़ पर धावे मारना शुरू किया। मुगल सेना ने क्रमिक रूप से 4 बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे राणा की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। राणा ने फिर पहाड़ी की ओर गमन किया तथा 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया, लेकिन प्रताप सकुशल दुर्ग से निकलने में सफल रहे। शाहबाज खां राणा सांगा की खोज में गोगुंदा, उदयपुर और चामन पर अधिकार करता हुआ भटकता रहा, लेकिन राणा का पता नहीं लगा पाया। राणा 56 के पहाड़ियों को केंद्र बनाकर मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहे और उन्हें चुनौती देते रहे। 1578 में शाहबाज खां वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा प्रताप ने गोगुंदा सहित अनेक महत्वपूर्ण चौकियों पर फिर से अधिकार कर लिया। 15 दिसंबर 1578 को अकबर ने पुनः राणा को दंडित करने के लिए शाहबाज खां को मेवाड़ भेजा। उसके आते ही राणा फिर पहाड़ियों में चला गया। शाहबाज खां ने महत्वपूर्ण स्थानों पर कब्जा करके वहां सैनिक चौकियां स्थापित कर दी, पर इस बार भी उसे कोई सफलता नहीं मिली और अप्रैल 1579 को यह वापस लौट गया। उसके लौटते ही राणा
सांगा फिर सक्रिय हो उठे। उन्होंने सभी स्थानों पर पुनः अधिकार कर लिया तथा मुगलों की सैनिक चौकियां ध्वस्त कर दी। अकबर ने तीसरी बार शाहबाज खां को पुनः भेजा। जब उसे कोई सफलता नहीं मिली तो अकबर ने मई 1580 में उसे वापस बुला लिया। 1580 ईस्वी के अंत में मुगल शासक अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। अब्दुल रहीम खाने खाना ने शेरपुर गांव में अपने परिवार को ठहरा दिया और मेवाड़ पर धावा बोल दिया। राणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार, जिसमें उनकी बेगम भी थी, को बंदी बना लिया। राणा प्रताप को जब इसकी सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र अमर सिंह को खाने खाना के परिवार के सदस्यों को तत्काल सम्मान सहित वापस पहुंचाने का आदेश दिया। राणा प्रताप का यह कदम नैतिकता के जगत में उसे बहुत ऊंचा उठा देता है। खाने खाना को मेवाड़ के इस अभियान में कोई सफलता नहीं मिली। मुगल सेना के मेवाड़ में निरंतर आक्रमण करने और उनमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिलने से निराश सेना घर लौट गई। आगामी लगभग 2 वर्ष तक मेवाड़ की ओर उन्होंने झांकने का भी प्रयास नहीं किया। उधर महाराणा प्रताप अपने क्षेत्र में शासन व्यवस्था को संगठित करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा हुआ था। 1582 में प्रताप ने पश्चिमी मेवाड़ के क्षेत्र में मुगल चौकियों और थानों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी। मुगल शासक अकबर ने मेवाड़ स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनियां स्थापित की थी, जिसमें सेना नायक एवं सैनिक तैनात किए गए थे। ये थाने थे ऐसे 4 थाने डूंगरपुर घाटियों में, देवल, उदयपुर में, देबारी, पाली में देसूरी तथा अजमेर की ओर दिवेर प्रमुख थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थाना दिवेर का था, क्योंकि यह अजमेर की ओर के मार्ग पर स्थित था। इससे मुगल सेना को मेवाड़ क्षेत्र में किए जाने वाले अभियानों में सुरक्षा मिलती थी। इस थाने का मुगलों के लिए अत्यंत सामरिक महत्व था, इसीलिए अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को तैनात किया था। अक्टूबर 1582 में मेवाड़ के सरदारों एवं भील वीरों ने दिवेर को घेर लिया। सुल्तान खान ने आसपास की छावनियों तथा थानों के सेना नायकों को भी सेना सहित बुलाया। एक तरफ हाथी पर सुल्तान खां, उसके सेना नायक तथा दूसरी तरफ राणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह आदि वीरों के साथ मेवाड़ के राजपूतों एवं भीलों की सेना खड़ी थी। भीषण संग्राम हुआ। भीलों ने सुल्तान खां की सेना के होश उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सोलंकी पड़िहार ने सुल्तान खां को अपनी तलवार से घायल कर दिया। उसके हाथी को घायल किया गया। राणा ने पलक झपकते ही हाथी के कुंभ स्थल पर भाले से वार कर उसे धराशायी कर दिया। अंततः अमर सिंह, जो इस युद्ध में अद्भुत कौशल एवं शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, उसने भाले को प्रहार पूर्वक सुल्तान के शरीर से पार कर लिया। मुगल सेना की कमर टूट गई। सेना में हड़कंप मच गया। राणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। अन्य अनेक चौकियों पर तैनात मुगल सेना भी सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगी। राणा प्रताप की सेना जब कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान करने लगी तो दुर्ग में तैनात मुगल सेना भाग खड़ी हुई। राणा ने कुंभलगढ़ पर तत्पश्चात दक्षिण में जावड़ और छप्पन के क्षेत्र भी अपने अधिकार में ले लिए। चावन पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। चावन में राणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। मुगल शासक अकबर को जब प्रताप की इन गतिविधियों की सूचना मिली तो उसने सेना सहित जगन्नाथ कछुआ को मेवाड़ भेजा। मुगल सेना के आते ही राणा पुनः पर्वतराज की शरण में चला गया। जगन्नाथ भी वापस लौट गया और 1585 के बाद अकबर ने राणा की ओर से निराश होकर कोई आशा नहीं रखी कि अब वह मेवाड़ को जीत पाएगा और आगे उसने कोई अभियान नहीं भेजा। राणा ने भी जीवन के अंतिम 12 वर्ष में आक्रामक नीति अपनाकर एक के बाद एक मेवाड़ में स्थित मुगल थानों को हटाते हुए यहाँ तक कि अपने पिता के काल में चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर मुगलों के पास गए हुए स्थानों को लेने में सफलता प्राप्त की।
इसी बीच प्रताप एक दिन अपनी राजधानी चावड़ में जब वह धनुष की प्रचंड को जोर से खींच रहे थे, तो अनायास ही वह प्रचंड के टूट जाने से वे घायल हो गए। 19 जनवरी 1597 में उनका देहांत हो गया। राणा स्वतंत्रता की अमर ज्योति को प्रज्वलित करने वाले महान शासक थे। उनकी मृत्यु के साथ राजपूत शासकों के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात उन्हें अधिकांश समय पहाड़ियों में ही बिताना पड़ा। सम्मुख युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध पद्धति वे करते रहे और मुगल सैनिकों को खूब छकाया। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों के सहयोग से उन्होंने तत्कालीन भारत के विशाल साम्राज्यपति की सेना एवं सेना नायकों को कभी सफल नहीं होने दिया। उल्टे उन्हें अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहना पड़ा और कई सेना नायकों को प्राण गंवाने पड़े। यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने के कारण महाराणा एवं उनके परिवार को काफी कष्ट उठाने पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की कीमत सर्वाधिक ऊंची आंकी। उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को भी महत्व नहीं दिया और ये पर्वतीय क्षेत्र तो उनके लिए कर्मभूमि से बन गए। यही उनकी रक्षा हुई और यहीं के निवासियों ने मुगलों को टक्कर देने में उनकी सहायता की। राणा के आत्मविश्वास, धैर्य, दृढ़ता जैसे गुणों ने मुगल शासक अकबर को 20 वर्षों से भी अधिक समय तक व्याकुल बनाए रखा। राणा की स्वाधीनता अकबर को शूल की तरह चुभती रही और अपने सभी सेना नायकों को बारी बारी तथा एक साथ भेजकर भी वह राणा प्रताप का बाल भी बांका नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप महान व्यक्ति थे। उनकी जीवन पद्धति से लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हुई। प्रताप के स्वाभिमानी गुणों, सादा जीवन, दम्भ साहस, क्लांत परिश्रम, उदारता एवं दयालुता ने उन्हें सभी का सम्मानीय और पूजनीय बनाया। स्वयं मुगल शासक अकबर, जो उसे अपना कटु शत्रु मानता था, वह भी उनके गुणों का कायल था। जब उसको दरबार में प्रताप के देहांत की सूचना मिली तो वह स्तब्ध रह गया। प्रताप के गुणों का स्मरण करते हुए उनकी आंखों में आंसू निकल आए। राणा प्रताप की मृत्यु ने मुगल शासक अकबर के हृदय को हिलाकर रख दिया। यह उनकी पूर्ण विजय थी। ऐसी विजय का उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ ही प्राप्त होता है। इतिहासकार डॉक्टर ओझा ने लिखा है, प्रातः स्मरणीय हिंदू पति और शिरोमणि महान महाराणा प्रताप सिंह का नाम राजपूतों के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और गौरवास्पद है। वे स्वदेशाभिमानी, स्वतंत्रता के पुजारी, रणकुशल, स्वार्थ त्यागी, नीतिज्ञ, दृढ़ प्रतिज्ञ, सच्चे वीर और उदार क्षत्रिय तथा कवि थे। उनकी महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। राजस्थान का इतिहास उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है और ये वीर गाथाएं न केवल महाराणा प्रताप के गौरव को बताती हैं, बल्कि राजस्थान के उन वीर योद्धाओं को भी बताती हैं जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। राणा प्रताप आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आज भी वे हम राष्ट्रभक्ति के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। उनके कार्य और उनकी नीतियां आज भी स्मरणीय हैं। मेवाड़ क्षेत्र ही नहीं, पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप के अकबर को दी गई चुनौतियों का हरदम ऋणी रहेगा, क्योंकि वह उस काल में भी राष्ट्रभक्ति के प्रतीक थे, रहेंगे और हमेशा हम उन्हें इसी रूप में याद करते रहेंगे। यहाँ हम चेतक को देख रहे हैं, जो उनका परम मित्र था और चेतक ने हल्दी घाटी युद्ध में राणा का ऐसा ही साथ दिया जैसे कोई मित्र उनका साथ देता है। हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अपने परम मित्र चेतक को खोया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वह जीवन पर्यंत मुगल शासक अकबर से लोहा लेते रहे। ये कोई मुगल शासक अकबर की बात नहीं थी, ये उस वीर की अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति थी कि उसने कभी अपनी कर्म भूमि को किसी
की बंदित नहीं होने दिया। ये भारत माता है जो अपने इन वीर पुरुषों के कारण ही आज अपने इस स्वतंत्र रूप में कायम है। महाराणा प्रताप की ये गाथाएं आगे चलकर लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही और ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के दौरान भी लोगों ने महाराणा प्रताप की तरह ही जीवन जीने और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का दृढ़ निश्चय लिया। आज भी हम जब मेवाड़ के इस सपूत के विषय में सोचते हैं तो अनायास ही हमारे मन मस्तिष्क में हृदय में राष्ट्रभक्ति के ज्वार उठते हैं। हमने इसे अपने मन मस्तिष्क में एक महान प्रतापी शासक के रूप में बिठा रखा है। राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप की यह भूमिका महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से भी यह विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में जितने भी वृतांत बताए गए हैं वे अपने आप में एक प्रश्न ही है। जैसे हम स्टार्टिंग में बात की कि महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर 3 शासक बैठे। अब प्रश्न पूछ सकते हैं वो 3 शासक कौन थे? तो हमने बताया रतन सिंह, विक्रमादित्य और बनवीर। इसी में यह है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसे महाराणा प्रताप की जगह उनकी पत्नी के कहने पर उदय सिंह ने अपना राज्याधिकारी बनाया था। तो जगमाल जैसा हमने देखा। फिर ये पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था या स्नेह से वनवासी उन्हें क्या बुलाते थे? तो कीका। या अगर कोई एक वर्णात्मक रूप से पूछे, निबंधात्मक रूप से प्रश्न पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप की प्रारंभिक समस्याएं कौन-कौन सी थी? जैसा कि हमने देखा कि उनकी प्रारंभिक समस्या कहें तो हम मुगलों के साथ उनका जो है वो संघर्ष कह सकते हैं। फिर उनके जो क्षेत्र थे वो मुगलों के अधिकार में चले गए थे तो उन्हें वापस लेना था। इसके अलावा सैन्य शक्ति जो क्षीण हो चुकी थी उन्हें संगठित करना था। तो ये सारे जो प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको इसके उत्तर जो है इसमें मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व मुगलों ने किन्हें जो है वो महाराणा प्रताप को समझाने भेजा था। तो पहला व्यक्ति कौन था? तो हमने अपने लेक्चर में देखा है जलाल खां वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें अकबर ने महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजा था। उसके बाद मानसिंह गए, फिर भगवान दास गए और फिर टोडरमल। तो 4 प्रतिनिधि मंडल जो है अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप जो है टस से मस नहीं हुए और उन्होंने स्वाधीन रहने का ही निर्णय लिया। इसके बाद हमने चर्चा की कि हल्दी घाटी युद्ध के विषय में तो डेट पूछ सकते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। आक्रमण हल्दी घाटी युद्ध पर एक निबंध लिखिए। तो हमने पूरा ही जो इसमें डिस्कस किया है हल्दी घाटी युद्ध का महत्व क्या था और उसके बाद की स्थिति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मुगल शासक अकबर ने किन्हीं युद्धों के लिए भेजा, कुंभलगढ़ युद्ध के विषय में आपसे पूछ सकते हैं। दिवेर का युद्ध जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके विषय में चर्चा हो सकती है, निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है और महाराणा प्रताप का मूल्यांकन जो अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका हमने पूरा ही डिटेल देखा है एक कहानी के रूप में। हमारा प्रयास यही था कि आपको महाराणा प्रताप को एक कहानी के रूप में समझाएं ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो हमेशा से ही रहे, क्योंकि हम जब किताबों में पढ़ते हैं वो इतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना कि हम एक कहानी के रूप में देखते हैं। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आप लिख लें। जैसे हम बताएं आपको कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर होगा कीका। 28 फरवरी
1572 को राणा प्रताप को मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाया था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु मुगलों से संघर्ष किया था। राणा प्रताप के जो युद्ध हुए हैं, हल्दी घाटी के युद्ध, उसके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप क्या करें कि इस पूरे लेक्चर में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं उन्हें अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से लिख लें, फिर उसको फिर से देखें कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं की। हम क्या करते हैं, प्रश्न उत्तर की तरह लिखते हैं, इसे ऐसे नहीं लिखना है। हमें जो है वो वन लाइनर ही लिखना है, और उसको जो अब ये बमुश्किल जो है 2 पेपर भी नहीं लगेंगे आपको उसमें लिखने। 20 से 30 फैक्ट इसमें है, बाकी सारी ही चर्चा है। तो जब हम परीक्षा में महाराणा प्रताप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक आता है, तो हमें केवल और केवल सिर्फ वो 20 फैक्ट याद करके जाना है, और जैसे ही परीक्षा में सवाल पूछे उसी के हिसाब से हमें जो है उत्तर को ड्राफ्ट करना है, क्योंकि नंबर हमारे ड्राफ्टिंग के मिलते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब है क्वेश्चन का आंसर किस ढंग से देते हैं, क्योंकि प्रश्न सीधा नहीं पूछेंगे, वो प्रश्न जो है आपको अलग ढंग से पूछेंगे। जैसे महाराणा प्रताप की क्या भूमिका मानते हैं, या फिर राष्ट्रभक्ति के रूप में महाराणा प्रताप का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो है हमें ड्राफ्टिंग एट अ टाइम करनी होती है ना? तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की ज़रूरत होती है, और फैक्ट के आधार पर जो है हम अपना उत्तर देते हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से आपको और भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि आप आपस में फिर बैठ के चर्चा कर पाएँगे। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी आप इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी अच्छी और गुणात्मक होगी। और आपको और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक बताता है कि हमारी मेहनत कितनी सफल हुई है। आप देखेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, तो हमारी मेहनत सफल है। क्योंकि राजस्थान के इस सपूत को आज जन-जन तक पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि आज जन-जन में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाना ज़रूरी है। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए डॉक्टर शमा को। शुक्रिया, धन्यवाद।